नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 9 जनवरी 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। वीडियो की शुरुआत किस टॉपिक से करेंगे हम लोग, तो एक बिल लाया गया है अमेरिका में और उसके ज़रिए भारत और ब्राज़ील और चीन जैसे देशों को धमकी दी गई है कि हम आप पर 500% तक टैरिफ लगा सकते। ब्राज़ील इसमें मुख्य रूप से शामिल नहीं है, लेकिन भारत, ईरान ऐसे देश शामिल हैं जो रूस से तेल ले रहे हैं। अभी भी उनको ये थ्रेटन किया गया है। इसको ज़रा देखेंगे हम लोग डिटेल में। उसके साथ में एक और टॉपिक है कि अमेरिका खुद को 66 वैश्विक संस्थाओं से बाहर कर लिया है। क्या है इसके निहितार्थ, जो इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि ओपनिंग डोर फॉर चाइना। जब अमेरिका वहाँ से हटेगा तो कहीं ना कहीं चीन उसकी फंडिंग करके खुद का स्थान वहाँ पर मजबूत कर सकता है, जिसमें एक भारत की भी संस्था, भारत नेतृत्व वाली एक संस्था भी शामिल है जिसको ISA कहा जाता है, इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसको कहा जाता है। तो ISA के बारे में भी समझेंगे हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे कि इसके क्या निहितार्थ हैं, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, आफ्टर ऑल लॉन्ग टर्म में इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इतनी सारी संस्थाओं से ये क्यों बाहर निकल रहा है। एक और टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है ना क्योंकि ये पैसन को रोज़गार से जोड़ता है। क्या है, तो मुंगेर में गन फैक्ट्री औपनिवेशिक दौर के दौरान स्थापित किया गया था और अंग्रेजी काल के दौरान, उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम के समय में जाएंगे तो उस दौरान भी स्थापित हुए थे। कुछ स्तर पर उसने भी बढ़ावा दिया था मुंगेर में हथियार बनाने को। मुंगेर का जो भौगोलिक परिस्थिति है, वहाँ पर लकड़ी इस प्रकार की उपलब्ध होती है आसानी से, जिसके कारण से वहाँ पर गन का कल्चर पहले से ही मौजूद था। तो औपनिवेशिक दौर के दौरान जब उनको हथियारों की ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने यहाँ पर गन फैक्ट्री स्थापित की थी। अभी वर्तमान में सिविल पर्पस से वहाँ पर गन बनाए जाते हैं, लेकिन बिहार सरकार जो है भारत सरकार के साथ बातचीत करके इसको डिफेंस कॉरिडोर में शामिल करने का प्रस्ताव दिया और शामिल किया भी। यानी कि वहाँ जो गन बनते थे, जिनको कई सारे इलीगल चीज़ों को फेस करना पड़ता था और इलीगल वहाँ से तस्करी होती थी, खरीद बिक्री होती थी, उसको लीगलाइज कर दिया जाएगा। सही है, वहाँ के लोगों के टैलेंट के, वहाँ के लोगों के वहाँ के लोगों के जो प्रतिभा है उसको सरकार को कैश करना चाहिए भाई। तो इस डिफेंस कॉरिडोर को वहाँ पर बनाया जाएगा। इसको तो हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज ही बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको मुझे कवर करते करते करीब में 40 मिनट निकलेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में आज पढ़ाने वाला हूँ मैं कई सारी चीज़ें। देखिए पहला टॉपिक क्या है आज का। एक चीज़ और बता दूं, आज 9 तारीख है, कल 10 से ही शुरू हो रहा है। तो जिन्हें जुड़ना हो कृपया जुड़ जाइएगा, क्योंकि फिर कल के बाद अगर आप जुड़ते हैं तो फिर आपके टॉपिक कुछ ना कुछ छूट जाते हैं, तो फिर आपको मैनेज करना पड़ता है बाद में मेहनत करके। इसलिए पहले ही जुड़ जाएंगे तो सही रहेगा। कल से ही हम लोग शुरू करेंगे 10 तारीख से फ्रेश आंसर राइटिंग 72 BPSC के लिए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के लिए फिर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ यहीं से तैयार हो जाएगा। क्लास नहीं है ये, क्लास तो यूट्यूब पर ही होता है, जो होता है अभी आने वाले दौर में आएगा, पेड क्लास भी आएगा, उसकी तैयारी में लगा हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो है वो उसमें डेली आंसर राइटिंग होता है, गाइडेंस का सेशन चलता है। देखिए पहला न्यूज़ क्या है, और ये जो न्यूज़ है ना, ये कोई मजाक में लेने की चीज़ नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये पास नहीं होगा। ब्रह्मचैलानी है जिन्होंने कहा कि ये इसका पास होना मुश्किल है। बहुत बड़े वो जियोपॉलिटिक्स के विश्लेषक हैं, लेकिन कई सारे लोगों ने बोला है कि ट्रंप को कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो कर जाते हैं। मैं तो उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने इलेक्शन से पहले, अमेरिका इलेक्शन से पहले हवन कर रहे थे कि ट्रंप आ जाए। एक आध मिलते तो थोड़ा सा बातचीत करते, लेकिन मिल ही नहीं रहे हैं। हवन कर रहे थे लोग भारत में कि ट्रंप आ जाएं। ज़रा सोचिए अपनी मूर्खता को कि किस हद तक के लोगों के अंदर मूर्खता है भारत में। अंधभक्ति किस प्रकार की चीज़ है। एक बार हवन ये भी कर लो कि ट्रंप हट जाए, है ना। तो इन्होंने भारत को थ्रेटन किया है कि 500% हम टैरिफ आप पर लगाएंगे रशियन ऑयल ट्रेड के कारण से। दरअसल वेनेजुएला पर जब से उन्होंने कब्जा किया है तब से वो चाह रहे हैं कि दुनिया में एक ही देश का तेल सही दाम पर बिके, वो है अमेरिका का। सबसे बड़ा कारण ये भी है एक। उसके अलावा ये भी है कि भाई भारत जैसे देश हैं वो कहीं न कहीं बात मानने को मजबूर हो जाएं, अमेरिका की शर्तें मानने को मजबूर हो जाएं। क्या पड़ेगा इसका भारत पर असर, इसको ज़रा डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस बिल का क्या नाम है इसको भी ज़रा देखेंगे। और चूँकि भारत जो रूस से तेल ले रहा था ना गुरु, डोमेस्टिक मार्केट में तो आपने देखा होगा दाम में कोई परिवर्तन नहीं आया।
2022 में रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था, आपने देखा होगा। लेकिन कभी आपने महसूस किया कि इसके कारण भारत में तेल का दाम कम हो गया? कभी भी नहीं हुआ। तो भारत ने किया क्या तेल खरीद करके? वहाँ से भारत ने वहाँ से तेल खरीदा, उसको रिफ़ाइन किया, कच्चा तेल को रिफ़ाइन करके यूरोप के मार्केट में बेचा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एनर्जी क्राइसिस जो यूरोप में नहीं हुआ और एनर्जी का दाम, ऊर्जा का दाम, तेल का दाम वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण जो है ना, उनमें से एक कारण यही है कि भारत ने तेल को रिफ़ाइन करके यूरोप के मार्केट में खूब सारा बेचा है रशियन ऑयल, और उसके कारण से पैसे भी खूब बनाए हैं। ट्रेड में भी हमें काफ़ी बेनिफिट मिला है। तो यूरोप को भी ऑयल क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ा। ना तो यूरोप के लिए अमेरिका ने कोई प्रतिबंध लगाए कि आप भी तेल मत खरीदो, ऐसा नहीं है। सेलेक्टिव प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे कि भारत पर लगाए गए हैं। इस बिल का क्या नाम है? इस बिल का नाम है, देखिए यहाँ पर लिखा गया, द सैंक्शनिंग रशियन एक्ट ऑफ 2025। सैंक्शनिंग रसिया एक्ट ऑफ 2025। यूएस के सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम हैं, इनके द्वारा यह बिल लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि 500% तक के सेकेंडरी टैरिफ और सैंक्शन लगाया जा सकता है उन देशों पर जो भी रूस के तेल को खरीदने का प्रयास करेंगे। क्लियर हो गया ये बिल क्या है? लेकिन फिलहाल ये बिल है, ट्रंप ने इसको हरी झंडी जरूर दी है, लेकिन फिलहाल ये बिल है, दोनों हाउस से इसको पास होना है। माना जा रहा है कि पास नहीं होगा, लेकिन इसकी संभावना कम है, क्योंकि वहाँ पर भारत के खिलाफ नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ख़ास तौर से मागा के कारण से, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कारण से भारत और भारतीय टैलेंट से वो लोग इतना डरे हैं कि बहुत ज़्यादा नफ़रतों में वृद्धि देखी गई है। उनके सेनेटर हो, कई सारे वहाँ के नेता हों, डिप्लोमेट हों, उन सभी की बोली भाषा बानी को सुनकर के आपको लगेगा कि नफ़रत करने लग गए हैं। बिल का बैकग्राउंड क्या है? बिल यूएस सीनेट बजट कमेटी के चेयरमैन हैं लिंडसे ग्राहम ने पेश किया है, जो रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर ब्लड बाथ को रोकने के लिए उन्होंने इस सब शब्द यूज किए हैं। ब्लड बाथ यानी कि खून की होली खेल रहे हैं रूस के प्रेसिडेंट जो हैं वो, कहाँ पर? तो यूक्रेन में। तो फिर वहाँ पर क्या हो रहा था? गाज़ा पट्टी में क्या हो रहा था? वहाँ पर गुलाल से होली खेली जा रही थी कि इजराइल ने जितने बंदूक से गोली चलाई वो सारी गोली यूएस का ही था, जिन्होंने बच्चों को रौंद दिया। सूडान में क्या हो रहा है? कोई पूछने वाला नहीं। वेनेजुएला में क्या हुआ? कोई पूछने वाला नहीं। कोई भी एक शब्द नहीं पूछ सकता है। ये देशों को इंसेंटिव देगा कि वो रूसी तेल खरीदना बंद करें। जैसे इंडिया जो रूस से ऑयल इंपोर्ट करता है, ट्रंप ने इसे रिलीफ द टैरिफ कहा है, मतलब भारत पर टैरिफ हटाने के लिए रूसी ऑयल खरीदना बंद करो, नहीं तो हम आपको सैंक्शन भी कर सकते हैं। सैंक्शन का तात्पर्य होता है कि पर्टिकुलर उस देश की कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार करने से रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। एक सैंक्शन होता है यूएन के द्वारा लगाया जाए, एक होता है किसी एक देश के द्वारा। तो अमेरिका ने चूंकि प्रतिबंध लगाने की बात की है, इससे होता क्या है? अमेरिका और उससे प्रभावित देश जो हैं, जो उससे पंगा नहीं लेना चाहते, वो आपके कंपनियों के साथ व्यापार कम कर देते हैं। इसी कारण से रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसने बयान जारी किया है कि हमने एक भी लीटर रूस के तेल का कच्चा रिफाइन में, मतलब रिफाइनरी में उपयोग नहीं किया है। ये बयान जारी करना पड़ा रिलायंस को इसी कारण से, क्योंकि उस पर आरोप लग रहे थे बार बार कि आप जो है सैंक्शनड रूसी ऑयल का उपयोग कर रहे हैं। तो ये पूरा क्या है? पटकथा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आप इम्पैक्ट को ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या इसका गहरा असर पड़ सकता है। कौन कौन से और देश टारगेट हो सकते हैं? तो चीन, इंडिया, ब्राज़ील को टारगेट करता है, लेकिन ब्राज़ील जो है माना जा रहा है कि वो शिफ्ट ना हो जाए। आसियान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन और इत्यादि कैसे जैसे बहुत सारे देश हैं जिन पर यह असर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ सकता है, क्योंकि इन देशों के द्वारा भी भारत से तेल या इन देशों से, चीन से तेल या फिर अन्य देशों से ख़रीदा जाता है रिफ़ाइन किया हुआ ऑयल। भारत कच्चा तेल नहीं बेचता है, भारत के पास रिफ़ाइनरी बहुत सारी है, तो उसका उपयोग करके हम क्या करते हैं? तो रिफ़ाइंड ऑयल को दुनिया भर में बेचते हैं। कच्चा तेल लाते हैं, उसको रिफ़ाइन करते हैं और दुनिया में बेचते हैं। जिस प्रकार से भारत में हीरे का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन पॉलिश्ड हीरा दुनिया में जेम्स एंड ज्वेलरी सबसे ज़्यादा हम बेचते हैं। क्यों? क्योंकि कच्चा हीरा हम लाते हैं, उसको रिफ़ाइन करते हैं और दुनिया में बेचते हैं। उसी प्रकार से तेल के साथ भी है, क्रूड ऑयल हम लाते हैं, उसको रिफ़ाइन करते हैं और दुनिया भर को इम्पोर्ट करते हैं। प्रमुख हमारे एक्सपोर्ट में ऑयल भी शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे देश हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, यहाँ तक कि माना जा रहा है कि यूरोप भी इससे प्रभावित हो सकता है, यूरोप भी इससे प्रभावित हो सकता है।
भारत पर प्रभाव और संभावित समाधान क्या क्या हो सकते हैं, जिनका भी इंटरव्यू है 21 तारीख से। निश्चित तौर पर मानकर चलिएगा सवाल की गारंटी होगी यहाँ से। तो आपको क्या करना चाहिए? क्या रटे रटाए 5 पॉइंट तैयार कर लीजिएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्ट इमेजिन कि आप इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए हैं और आपके समक्ष 50 स्टूडेंट आए, 50 ने एक ही जवाब दिए जो AI से सब पढ़ के जा रहे हैं। तो आप इरिटेट हो जाओगे, फिर आपको जवाब सुनने का मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि वही 5 पॉइंट तो सब बोल के जाएंगे। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि अपने पॉइंट आपके अपने बनाए हुए पॉइंट्स हों जो यूनिक हों, उसी प्रकार से जवाब दें इंटरव्यू में, ताकि सामने वालों को ऐसा लगे कि सुना जाए इसको। नहीं तो वो आपको इग्नोर करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे, क्योंकि वो रटे रटाए सवाल के जवाब आने लग जाते हैं। कॉमन टॉपिक है, लगभग हर दूसरे तीसरे कैंडिडेट से पूछा जाता है, इसके कारण से मैं ऐसा आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव जो है, सबसे पहला गहरा प्रभाव पड़ेगा कि भारत का कोई सामान अगर 1 रुपये का बिक रहा था तो 5 रुपये का बिकेगा वो, 100 रुपये का बिक रहा था तो 500 रुपये का बिकेगा वो। यही तो होता है, 500 गुना यानी कि 500% यानी 5 गुना टैरिफ लगाया जाएगा, 5 गुना हो जाएगा हर चीज़ का दाम। तो क्या होगा, भारत के सामान जो US में अभी भी बिक रहे हैं वो बाहर हो जाएंगे। उसकी जगह पर कौन से दूसरे देशों के सामान जो है वो अपनी जगह बना लेंगे। और एक बार जब आप किसी सामान को परचेज करना शुरू कर देते तो उसको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे आप जो फ़िलहाल मिल्क खरीदते होंगे, दूध खरीदते होंगे, कोई और नई ब्रांड आए तो बहुत जल्दी आप ट्राई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के उत्पादों में लोग जल्दी शिफ्ट नहीं करते हैं, आदत हो जाती है। जिस ब्रांड के एक बार आप कपड़े पहनना शुरू करते हैं, आपको सही लग जाए तो दूसरे ब्रांड की तरफ हम जल्दी जाते नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि एक बार जब भारत पर इस प्रकार के टैरिफ लग जाएंगे, भारत के सामान कोई और जगह ले लेगा उसकी जगह पर, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ये। 2022 से भारत की डिस्काउंटेड रूसी क्रूड ऑयल पर निर्भरता बढ़ी है, जो हाल के वर्षों में उसके तेल आयात का लगभग 40% तक हिस्सा रहा है। प्रस्तावित टैरिफ इस व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं, जिससे कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। व्यापार व्यवधान और निर्यात का दंड। भारत का व्यापार जो है, द्विपक्षीय व्यापार अमेरिका के साथ में $120 बिलियन से भी अधिक है, जिसमें टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, मरीन प्रोडक्ट, फुटवियर, कई सारी चीज़ें शामिल है। जेम्स एंड ज्वेलरी शामिल है, इंजीनियरिंग गुड्स शामिल है, जिसका एक्सपोर्ट जो है वो प्रभावित हो सकता है। कई सारे बड़े बड़े गारमेंट्स और इत्यादि के जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें लेबर कम हो सकते हैं, क्योंकि डिमांड कम होगा तो बनाए कम जाएंगे तो लेबर कम रखे जाएंगे, उन्हें बाहर किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा प्रभाव तो यही पड़ेगा, ट्रेड डिस्ट्रप्शन एंड एक्सपोर्ट पेनल्टी हमें फेस करना पड़ सकता है। ऊर्जा सुरक्षा और मुद्रास्फीति का दबाव। रूसी तेल आयात बंद या कम करने से भारत को मध्य पूर्व या अमेरिका जैसे बाजारों में विकल्प तलाशने पड़ेंगे। लेकिन अमेरिका के जो मध्य अमेरिका का बाजार था, जहां से हम तेल ले सकते थे, जैसे कि वेनेजुएला, उस पर भी अमेरिका ने कहीं न कहीं कब्जा कर लिया है। यह बदलाव घरेलू ईंधन लागत बढ़ा सकता है, जिससे मुद्रास्फीति दर सालाना बढ़ सकती है। और मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या होगा, महंगाई बढ़ सकता है। महंगाई यानी कि अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। डिमांड आफ्टर ऑल कम हो सकता है। नेक्स्ट जो है, भू राजनीतिक और बाजार अस्थिरता। भारत जो बहुत शानदार गति से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट भी उसके अधिक हुई है, उस पर प्रभाव पड़ सकता है नकारात्मक रूप से। और वो अगर इम्पैक्ट पड़ता है, एक्सपोर्ट कम होने से देश का ट्रेड जो डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, जिसके कारण से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स जो हमारा रिजर्व है, उस पर दबाव पड़ सकता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी कम हो सकती है। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये। तो ये हमने क्या देखे, मुख्य चैलेंजेज हैं। इससे भी बड़ा जो चैलेंज है ना, सबसे बड़ा चैलेंज वो है बुलिंग का। बार बार खराब बयानबाजी की जा रही है। जो विदेश नीति के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि भारत को कभी भी इन बयानों का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि बचकाना बयानें होती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हर किसी के लिए इस प्रकार का बयान देते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके लिए भी उन्होंने इसी तरह के खराब बयानबाजी की है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं ये हमारे जो दुनिया में हमारी छवि है उसको नुकसान पहुंचाने जैसा है। लेकिन होता क्या है, जब आप बरबोल हो जाते हो तो आपको लोग सीरियसली लेना बंद कर देते। वही अमेरिका के साथ हुआ है। लेकिन उसके कर्तव्य, उसके जो काम है ना, वो आजकल वाकई बुलिंग वाले ही हो गए हैं। पहला काम भारत को क्या करना चाहिए, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण। यानी कि मान लीजिए किसी कारण से हम 500% टैरिफ के दबाव में आ जाते हैं और हम रूस से तेल लेना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं,
तो हमें तेल के लिए फिर से उन्हीं स्रोतों की तरफ में जाना पड़ेगा जहां पर हम रूस से पहले ऑयल खरीद रहे थे। तो भारत को सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक जैसे पारंपरिक आपूर्तिकर्ता से तेल आयात बढ़ाना चाहिए। साथ ही घरेलू उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना चाहिए। दीर्घकालिक रूप से रूसी निर्भरता को कम करेगा और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगा। ये तो रटे रटाई फैक्ट हो गए। बियॉन्ड द लाइन्स क्या है इसमें? बियॉन्ड द लाइन्स ये है गुरु कि खाड़ी के देश जो हैं वो अशांत होने वाले हैं बहुत जल्द ही। जैसे ईरान में कल रात को पूरी तरीके से इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया था। वहाँ पर ईरान के झंडे को झुका दिया गया प्रदर्शनकारियों के द्वारा और जल्द ही वहाँ पर शासन सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो खाड़ी देश अगर अशांत होते हैं तो इन क्षेत्रों से तेल लाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। होता क्या है, कोई भी देश करता क्या है, जैसे ही उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है चरमराती है ना, तो कोई युद्ध शुरू कर लेगा जिससे सारा फोकस जो है युद्ध की ओर शिफ्ट हो जाए। पूरी दुनिया एप्स्टीन फाइल पर चर्चा कर रही थी। डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा था उसमें कि भाई कम उम्र की बालिकाओं को ये निशाना बनाते हैं, शोषण करते हैं। तुरंत ही उन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। अब एप्स्टीन फाइल जो है वो दब गया। तो इसी तरीके से ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, तो हो सकता है कुछ बाहर जो है वो युद्ध करना शुरू कर दे, बाहर तनाव को बढ़ाए, जिससे सारा ध्यान उस ओर शिफ्ट हो जाए। तो इसके कारण से खाड़ी देश जो हैं वो आने वाले समय में अशांत हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। कूटनीतिक वार्ता और गठबंधन, अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से छूट या अपवाद मांगना, जिसे क्वाड या I2E2 जैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करके हम अमेरिका के साथ बातचीत को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन चैलेंज यहाँ पर ये हो गया है ना कि एक्सपर्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका ने ISA को छोड़ा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को छोड़ा है, और भी बहुत सारे संगठनों को छोड़ा है, उसी प्रकार से भारत को भी क्या क्वाड को छोड़ देना चाहिए? क्योंकि क्वाड जो है वो रूस और चीन दोनों के लिए चुनौती उत्पन्न करता है और हमारी छवि कहीं न कहीं इन दोनों देशों के विरुद्ध में जाकर के बनती है और अमेरिका के समर्थन से बनती है। तो इसके कारण से माना जा रहा है कि इसको हम छोड़ देंगे क्या? नहीं पता किसी को भी कि ऊँट किस करवट बैठेगा। ये सफ़ेद भूत जब से आया ना अमेरिका में, इसने वाकई सब कुछ बदल के रख दिया है। निर्यात बाज़ारों का विस्तार करना पड़ेगा, जो भारत ने किया भी है। कहाँ कहाँ पर किया है? एग्जाम्पल मैं लिख लिख के कॉपी पर परेशान हो गया, लेकिन बच्चे समझते ही नहीं हैं। ओमान के साथ हमने CEPA साइन किया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। UAE के साथ हमने साइन किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने साइन किया है। क्यों किया है ये सब चीज़ें? न्यूजीलैंड के साथ में साइन किया, जबकि छोटा सा मार्केट है ये। ब्रिटेन के साथ हमने साइन किया है। उसके अलावा हम आसियान के साथ और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं हम? ये सब इसी कारण से कर रहे हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डाइवर्सिफाई हो जाए। हमारे पास बाज़ार जो है वो एक आदमी पर निर्भरता ना रहे, अमेरिका पर निर्भरता ना रहे। पूरे दुनिया को हम क्यों ना बेचें। इसलिए भारत बहुत गलत कदम भी उठा रहा है, जिसके बारे में आपको समझाता हूँ। जो 2020 में गलवान संघर्ष के दौरान चीन के ऊपर में प्रतिबंध लगाए गए थे, उन प्रतिबंधों को भारत सरकार छूट दे रही है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में छपा है, आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी है, मैंने उसको कवर नहीं किया है, लेकिन भारत सरकार उसमें छूट दे सकती है चाइनीज़ कंपनी को। शायद टिकटॉक भी फिर से चालू हो जाए, फिर सब लोग नाचेंगे। वैसे ही नाच रहे हैं, हम भी नाचेंगे फिर टिकटॉक पे। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कितनी गलत चीज़ है। चीन ने गलवान और उस एरिया पर जहाँ पर कब्जा किया, गलवान पर तो कब्जा नहीं किया, 2020 के दौरान जहाँ तक वो घुस के आया था वहाँ से वापस नहीं गया। उसके बारे में जीरो न्यूज़। लेकिन हमने जो जो चीज़ों पर प्रतिबंध लगाए थे उन पर छूट देने की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आज के न्यूज़पेपर में है ये। तो ये भी हमें इसी कारण से करना पड़ रहा है। एक तरफ तो हमारे अरुणाचल प्रदेश को छीनने की बात करते हैं, अरुणाचल एक महिला को रोक देते हैं, और दूसरी तरफ हम उनको मजबूरी में रायता पिला रहे हैं। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा WTO में भी भारत जो है वो चुनौती दे सकता है, आर्थिक बफर का भी निर्माण कर सकता है। तो ये हमारे पास कुछ समाधान के लिए बचे हुए हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। हम सबसे पहला काम जो कर सकते हैं वो है हवन। एक अच्छा सा हवन ऑर्गेनाइज करें, डोनाल्ड ट्रंप स्वाहा करके कि भाई अब हट जाओ। हवन करके हम लाए थे, ऐसा भक्तों को महसूस हो रहा था, और हवन करके ही हम उनको विदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि मास लेवल पर हवन ऑर्गेनाइज करे। कहीं काशी में, काशी अयोध्या इत्यादि दिल्ली में कर ले, सबसे अच्छा है ना।
तो हवन ऑर्गेनाइज करें और सभी को आहुति देने के लिए बुलाया जाए, तो उससे सबसे ज़्यादा राहत मिल सकती है भारत को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। दुनिया में जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक कॉमेडी की कमी कभी भी नहीं हो सकती है। हल्के मूड में पढ़ा कीजिए, इतना टेंशन क्यों लेना पढ़ाई के दौरान। देखिए क्या है, एक विचारधारा है। विचारधारा क्या है, इस टॉपिक से संबंधित है। अब सीरियस होकर समझते हैं। वो विचारधारा ये कहती है कि पर्यावरण परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब बात बनी बनाई बातें हैं, कहानियां हैं, ये सब कुछ सच्चाई नहीं है। और उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, तर्क है उनके पास, आप उन तर्कों को खंडित नहीं कर सकते। और एक दूसरा धारा है जिसमें आप हम सामान्य लोग, सब लोग आते हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम वेदर रहता है, 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है आजकल। बिहार जो है वो देहरादून से ज़्यादा ठंडा हो गया है, शिमला से ज़्यादा ठंडा हो गया बिहार। तो हम सब मानते हैं कि भाई रेनफॉल के पैटर्न में भी चेंज आया है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा वर्ग ये भी है जो मानता है कि ये सब नेचुरल है, हम इसे परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे इसके पीछे क्या तर्क दिया जाता है, इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि पृथ्वी ने आइस एज भी तो झेले हैं। एक ऐसा समय जब पूरा पृथ्वी बर्फ से ढका हुआ था, वो बर्फ कैसे पिघल गए? उस समय तो कोयला नहीं जला रहा था कोई, बताइए कैसे पिघल गए वो? कैसे इतने सारे मानवों की शुरुआत से पहले भी तो पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु थे जो खत्म हो गए, है ना। तो यानी कि जलवायु में परिवर्तन, पेड़ काटना नहीं, जलवायु में परिवर्तन और पैटर्न में, वेदर पैटर्न में परिवर्तन, ये कोई बनी बनाई घटना से हो सकती है कि भाई नेचुरल हो, ये सारा, ये मैन मेड नहीं हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन का सारा भूत केवल अपने सामान को बेचने के लिए खड़ा किया जा रहा हो। जैसे अगर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में दुनिया वाकई इतनी तेज़ी से शिफ्ट हो रही है, सोलर और ये सब, तो फिर तेल के लिए क्यों संघर्ष हो रहा है? पूरे दुनिया में तेल का संघर्ष हो रहा है। समझिएगा, सोच को विस्तार दीजिएगा, जिस पॉइंट पर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ। आप कोर इशू को समझे कि क्यों ये इस तरह की संस्थाओं से हट रहे हैं। तो यानी कि ये सब कुछ क्या हो, ये सब कुछ फेक हो, और सच्चाई ये हो कि जब अमोनिया पर आधारित रेफ्रिजरेटर बनते थे, कंपनियों के पास पैसा उतना ही था, उसी प्रकार तकनीक थी, तो उन्होंने वो रेफ्रिजरेटर बनाए। आज उनके पास HFC उपयोग करने वाले रेफ्रिजरेटर हैं, तो उन्होंने बोला कि अमोनिया वाला ख़राब है, रेफ्रिजरेटर HFC वाला उपयोग करो। तो यानी कि जलवायु परिवर्तन, ओजोन लेयर इत्यादि इत्यादि का जो भूत है वो केवल इसलिए खला किया जा रहा हो ताकि अपना प्रोडक्ट बेच सकें कि भाई 3 स्टार की जगह 5 स्टार AC ले लो। समझने का प्रयास कीजिएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे डेटॉल का आपने ऐड देखा है क्या? उस एडवर्टाइजमेंट में डेटॉल वाले कहते हैं, पहले कहते थे कि साबुन से हाथ धो, डेटॉल साबुन जो है उससे सारे कीटाणु मर जाते हैं। अब फिर वो लेकर के आ गए हैंड वॉश, बोलते साबुन से अच्छा हैंड वॉश। साबुन का पहले क्यों बेचा तुमने? इसी प्रकार से इस विचारधारा को मानने वाले जो लोग होते हैं उसी में शामिल हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसी चीज़ें जो हैं ये मनी मार्केट के द्वारा बनाया गया चीज़ है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, ये सब कुछ फेक है। ये सब अपने सामान और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कैपिटलिस्ट के द्वारा उठाए गए कॉन्सेप्ट हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पृथ्वी को गर्म होना है तो गर्म होकर के रहेगी, हम इंसान कुछ भी कर ले, हम उसे रोक नहीं सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। क्या इनके मानने को हम सही मान लें? मानना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारी संस्थाओं से अलग हो गए हैं। ये इनकी समझ है, न केवल जलवायु वाले संस्थाएं बल्कि कल्चर, पॉपुलेशन, बहुत सारी संस्थाओं से इन्होंने खुद की दूरी बना ली है। US को दूर कर दिया, US को अलग कर दिया। 66 ऐसी संस्थाएं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति दिन रात काम कर रहे हैं, सोते भी नहीं है ये इंसान। तो ट्रंप द्वारा 66 वैश्विक संस्थाओं से अमेरिका की वापसी, चीन के लिए दरवाज़ा खुल जाता है। चीन या भारत या ऐसे देश जो इसमें अपनी जगह को और भी ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं, जिनके पास फंडिंग की कैपेसिटी है, वो इसमें अपना जगह बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें एक ISA भी शामिल है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है, जिससे अमेरिका ने खुद को बाहर कर लिया। ट्रंप ने 22 जनवरी 2026 को इसकी घोषणा की, जो अमेरिका के 8 जनवरी
सबसे बड़े तैयार फंडिंग कट्स में से एक है। इससे एचआईवी, एड्स, मलेरिया जैसे कार्यक्रम प्रभावित होंगे। विकासशील देश जैसे भारत में शामिल है। अमेरिका यूएनएफएससीओ, यूएनएचसीआर, यूएनआरडब्ल्यूए से बाहर हो गया, जो वैश्विक मानदंडों को प्रभावित करेगा कहीं न कहीं। यह फैसला क्यों लिया गया? यह फैसला उत्सर्जन कम करने के वैश्विक प्रयासों को कमजोर करेगा, विकासशील देशों के लिए फाइनेंस को प्रभावित करेगा। अमेरिका पेरिस समझौते से पहले ही बाहर हो चुका है और अब यूएनएफसीसीसी से भी उसने बोला कि हम इससे भी बाहर होंगे। हम इन सब संस्थाओं को नहीं मानते हैं। ये सब संस्थाएं किसी काम की नहीं है, कुछ भी काम नहीं करती, बस अमेरिका से पैसा लेती हैं और कई बार अमेरिका हितों के विरोध में जाकर के काम करती हैं। इसलिए हम इन सभी संस्थाओं से बाहर जा रहे हैं। आपको पहले समझ में आया कोर में विचारधारा कौन सी है? और वो विचारधारा जो है वो स्ट्रांग है, उसके पास लॉजिक भी है कि हम इंसान जो हैं प्रकृति को नहीं रोक सकते हैं। हम आज तक भूकंप को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, हम कैसे समुद्र का तापमान बढ़ने से रोक देंगे? क्या समुद्र के तापमान बढ़ने के पीछे मैनमेड कारण ही है क्या? क्या उसके पीछे प्राकृतिक कारण नहीं है? तो हम मैनमेड कारण को रोक लेंगे, लेकिन प्राकृतिक कारण को कैसे रोकेंगे? ज्वालामुखी का उद्गार होना है तो होकर रहेगा, हम कैसे रोक लेंगे? ये एक विचारधारा है जिसके पास बहुत स्ट्रांग लॉजिक होता है, बहुत स्ट्रांग तर्क है, जिसके आधार पर इन्होंने बहुत सारे फैसले लिए हैं। इन्होंने पहले भी इस तरह के फैसले लिए थे, लेकिन अब उस फैसले में पहले इन्होंने फैसला लिया था केवल जलवायु परिवर्तन संबंधित जो बॉडीज़ थे उन्हीं के लिए, लेकिन अब जो इन्होंने फैसला लिया है उसमें जलवायु परिवर्तन के अलावा भी कई सारी बॉडीज़ हैं जो पर्यावरण के अलावा बाकी क्षेत्रों में काम करती, उनसे भी खुद को बाहर कर लिया। जैसे यूएनएफएससीओ औपचारिक नोटिस दिया है जो शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत, वैश्विक संस्थाओं को प्रभावित करेगा। यूएनएचसीआर शरणार्थी सहायता कम होगी, जैसे गाजा और इत्यादि जगहों पर जो शरणार्थी बन रहे थे उनकी सहायताएं कम होगी। यूएनआरडब्ल्यूए से फिलिस्तीन राहत एजेंसी के लिए फंडिंग कम हो जाएगी, मानवीय संकट बढ़ेगा। भारत नेतृत्व वाली आईएसए है, इसके अलावा यूएनएफसीसीसी से भी बाहर हो गए, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा कहीं न कहीं। दो मुख्य बास्केट में प्रभावित 66 संस्थाएं जैसे और भी हैं, जलवायु और पर्यावरण जैसे IUCN, IRENA, 24/7 कार्बन फ्री एनर्जी कॉम्पैक्ट, कई सारे ऐसे हैं। इसके अलावा भी कई सारी संस्थाएं हैं जहां पर उन्होंने फंडिंग को कमी की है या तो उन्होंने बाहर होने की धमकी दी है। ठीक है, तो ये तो था न्यूज। अब इससे प्रभाव क्या पड़ेगा वो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन फिलहाल हम लोग UNFCCC के बारे में समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन इसको कहा जाता है, UN फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, ये इसको कहा जाता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, UNFCCC। जो कॉप का आयोजन होता है ना बंधुओं, कॉप जो आपने सुना हो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो उसमें से जलवायु परिवर्तन का जो कॉप है ना वो इसी संस्था के द्वारा आयोजित की जाती है। इसका गठन जो है वो 1992 रियो अर्थ सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, उसके दौरान इसकी स्थापना हुई थी। UNFCCC एक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 1992 में अपनाई गई, 94 में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को स्थिर करना। कॉप बैठक का आधार है, जैसे पेरिस समझौता इत्यादि जो है वो इसी कॉप में ही लिया गया। कॉप 10 साल हुए हैं कॉप के पेरिस के, उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। पेरिस में ही दिसंबर 2015 में आयोजित हुआ था और दिसंबर 2025 गुजरा है, तो उसको भी मैं एक दिन पढ़ाऊंगा आपको, पेरिस समझौते के 10 वर्ष, लेकिन उसको पढ़ के जाना है। तो ये सब के सब किससे संबंधित है? तो UNFCCC से ही संबंधित है। UNFCCC की शुरुआत 1992 रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के दौरान हुआ था। 154 देशों ने इसे अपनाया। 1998 में स्थापित इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की रिपोर्टों पर आधारित था, जो जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक समझ को प्रदान करती है। यह संधि 21 मार्च 1994 को लागू हुआ और 50 देशों ने इसे रेटिफाई उस समय में किया था। फिलहाल तो दुनिया के बहुत सारे प्रमुख देश जो हैं वो सब के सब इसे मानते हैं। कॉप का आयोजन हर वर्ष ही किया जाता है दिसंबर माह में। ठीक है, संधि का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को ऐसे स्तर पर स्थित करना जलवायु परिवर्तन में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोके, या विकासशील और विकसित देशों के बीच जिम्मेदारी को विभेदित करता है। जहां पर विकसित देशों के ऊपर यह दायित्व डाला गया था कि कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन के लिए आपकी हिस्सेदारी ज़्यादा रही है तो आप उसकी फंडिंग करेंगे, विकासशील देशों को मदद करेंगे ताकि जलवायु परिवर्तन को और ज़्यादा बढ़ावा ना मिले। इस प्रकार की चीज़ें कॉप में वार्तालाप में की जाती है। आपको भी पता होगा कॉप में क्या क्या चीज़ें होती हैं।
198 देश इसके पक्षकार हैं वर्तमान में। इसका सचिवालय बॉन जर्मनी में है, जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आयोजित करता है। कॉप पहली बार 1995 बर्लिन में हुई थी। प्रोटोकॉल और समझौते, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल 1997, पेरिस समझौता 2015 जैसे महत्वपूर्ण समझौते निकले, जो इसके उत्सर्जन के लक्ष्य को कहीं न कहीं बाध्यकारी बनाते थे, लेकिन कभी भी ये सही से लागू नहीं हो पाए। फंडिंग इत्यादि की व्यवस्था भी इसमें की गई थी। वर्तमान में तो ये है कि इस साल का कॉप जो है वो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था। ठीक है, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषित किया है कि अब हम इससे बाहर हो रहे हैं। ब्राज़ील में भी वो भाग लेने नहीं गए थे, उनको लगता है कि ये सब इरेलेवेंट चीज़ें हैं, इससे भाग लेने का कोई मकसद, कोई फ़ायदा नहीं बनता है, इसी कारण से वो बाहर हो गए थे। एक और संस्था है ISA, जिसको भारत और फ्रांस ने मिलकर के 2015 में ही पेरिस सम्मेलन के दौरान इसे स्थापित करने के लिए कॉन्सेप्ट को लाया था और इसके बाद इस पर काम करना शुरू किया। इसका मुख्यालय गुड़गांव में ही है। पहली अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जिसका मुख्यालय भारत में बनाया गया था। ISA है जिसके जरिए भारत खुद को दक्षिण की आवाज़ ही बनाने के प्रयास कर रहा था, लेकिन अभी तक उन प्रयासों को कोई खास तवज्जो मिली नहीं है। दुनिया में कुछ खास सफलता तो हमें आज भी नहीं ही मिला है। ठीक है, जरा इसको देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था। खासतौर उन देशों के लिए जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित थे, उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जोड़ना था, सोलर अलायंस के जरिए, ताकि सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन कर्क और मकर के ऊपर के देशों को भी हमने शामिल किया, जैसा अमेरिका ही इसका एक शानदार उदाहरण बनता है, तो इसे याद रखेंगे। ISA की शुरुआत 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP 21 के दौरान हुई, जब भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने इसे लॉन्च किया। यह विचार 2014 मोदी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 2016 में इसका फ्रेमवर्क समझौता खुला और 2017 से यह लागू हुआ। 15 देशों ने इसे रेटिफाई किया। मुख्यालय इसका गुड़गांव में बनाया गया। उद्देश्य क्या था ISA का? इसका मुख्य उद्देश्य था 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करें और उसके साथ में वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। लेकिन अमेरिका ने अब इससे खुद को बाहर कर लिया है। एक भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उसके द्वारा इस अलायंस को शुरू किया गया था। अगर किसी भी अलायंस में गांव का चौधरी शामिल ना हो ना, तो उसको लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। ये बहुत ही बड़ा संकट खड़ा हो गया पूरे दुनिया के लिए। देखिए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अमेरिका द्वारा वेनेजुएला से जुड़े रूसी तेल टैंकरों की जब्ती की गई है। कहाँ पर किया गया है? तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ही किया गया है। मोनरो डॉक्ट्रिन अगर आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, उस दौरान मैंने बताया था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट उसने दिया था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई भी हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में रूस का एक जहाज़ जा रहा था, जो सैंक्शनड वेनेजुएलन ऑयल को क्या कर रहा था, तो ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तो उसी को इन्होंने US के मरीन फोर्सेज ने उस पर अटैक किया, उसको सीज कर दिया, जिसके बाद से रूस ने अपने एटॉमिक सबमरीन को, एटॉमिक युद्ध लड़ने की क्षमता वाले सबमरीन को, अपने जहाज़ों को प्रोटेक्ट करने का काम दिया है। तो ये दुनिया में बड़े बड़े अपडेट हो रहे हैं, है ना। फिलहाल तो हम लोग हवन आयोजित करेंगे। अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक रूसी झंडे वाले तेल मारिनेरा, पूर्व नाम बेला 1 था, को जब्त कर लिया। इसका नाम याद रखिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इससे क्या होगा भाई? इससे बस यही है कि तनाव उत्पन्न होगा। ये वेनेजुएला का सैंक्शन ऑयल था, जो दुनिया में कहीं पर भी होगा ना, तो अमेरिका ने धमकी दिया, हम कहीं पर भी उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। धमकी दी है और धमकी पूरा करने को उसके अंदर क्षमता भी है। कौन रोक लेगा उसको, बताइए। तो यही चीज़ है। और इसमें सबसे मुख्य चीज़ जो है ना आपके लिए, वो है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। बाकी टैंकर वैंकर के नाम के याद रखिएगा। जैसे सोफिया भी एक टैंकर था जिसको जब्त किया गया कैरेबियन सी में। जो आपसे पूछा जाएगा नॉर्थ अटलांटिक सी के बारे में, पूछा गया है क्या BPSC में? बिल्कुल पूछा गया है। सारगैसो सागर के बारे में पूछा गया है। सारगैसो सागर कहा जाता है इसको। एक ऐसा सी, जैसे अरब सागर है, हिंद महासागर का भाग है। अरब सागर लैंड से लगती सीमाएं भी है, भारत से लगती है, अरेबिया के प्रायद्वीपों से लगती है, पाकिस्तान से लगती है। अरब सागर है ये, है ना। लेकिन सारगैसो सागर एक ऐसा सागर है ना जिसकी कोई लैंड सीमा है ही नहीं। ये समुद्र के बीच में एक सागर है।
और इसके बारे में पूछा गया यूपीएससी मेंस 2018-19 में कि भाई नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित सारगेसो सागर के बारे में बताएं, वहाँ पर सैलिनिटी क्यों ज़्यादा है, इत्यादि इत्यादि पूछा गया। और प्रीलिम में, बीपीएससी प्रीलिम में पूछा गया था कि सारगेसो सागर की उपस्थिति कहाँ पर है, किस महासागर में है। तो अटलांटिक महासागर जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, यहीं पर स्थित है। उत्तर अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, इक्वेटर के उत्तर में स्थित है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, जिसमें रूसी जहाज़ पर अटैक किया था। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर का हिस्सा है जिसका क्षेत्रफल लगभग में इतना है, ये याद नहीं करना है। यह आर्कटिक महासागर के उत्तर में जुड़ा हुआ है और ग्रीनलैंड, पश्चिम अफ्रीका, ब्राज़ील के बीच फैला हुआ है। इसकी औसत गहराई इतना है जो आपको याद नहीं रखना। सबसे गहरा बिंदु जो है प्यूर्टो रिको ट्रेंच में स्थित है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच के पास में सबसे गहरा सागर इसमें स्थित है। इसे लगने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका में कनाडा, पूर्वी तट जैसे न्यूफाउंडलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा तक मैक्सिको की खाड़ी है। यूरोप में आइसलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये सब, आयरलैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब इससे सीमा लगाते हैं। अफ्रीका के भी कुछ देश हैं जैसे मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया इत्यादि देश भी लगते हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का क्षेत्र है। अभी हो सकता है मैं एक दिन आपको मॉर्निंग में बोलूं कि आज से ग्रीनलैंड यूएस का हो गया। कैरेबियन द्वीप जैसे बहामास, हालांकि मुख्य रूप से दक्षिणी है, ये सब की सीमाएं किससे लगती है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से लगती हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर दुनिया में समुद्री व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इंगेज्ड मार्ग है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहीं पर देखी जाती है क्योंकि बहुत सारे जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर के, क्योंकि दक्षिणी अटलांटिक में सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहुत सारे जहाज़ इसी कारण से गुजरते हैं। यह मुख्य रूप से यूरोप, अमेरिका के तट से लगे हैं और आइसलैंड पूरी तरह से घिरा हुआ है। कुल मिलाकर अटलांटिक महासागर से लगने वाले संख्या 50 से अधिक है, लेकिन उत्तरी अटलांटिक मुख्य रूप से उपरोक्त से ही जुड़ा हुआ है। 50 से ज़्यादा देशों सीमाएं लगती है, हमें उतने को याद नहीं करना है। और उत्तरी अटलांटिक में ही स्थित है सारगेसो सागर, जिसकी जैव विविधता बहुत अद्भुत है। और इसी के बारे में सवाल प्रीलिम में पूछा गया था कि सारगेसो सागर कहाँ पर स्थित है। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि समुद्र के बीच में एक सागर है जिसकी कोई लैंड सीमा है ही नहीं। कोई लैंड सीमा इसकी है ही नहीं। जैसे अरब सागर की लैंड सीमा है ना, बंगाल की खाड़ी की लैंड सीमा है, लेकिन सारगेसो सागर की कोई भी लैंड सीमा है ही नहीं। सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का अनोखा क्षेत्र है जो 4 महासागरीय धाराओं से घिरा हुआ है। एक समुद्री गाइड बनाता है यह दुनिया के एकमात्र ऐसा नामित सागर जिसकी कोई स्थलीय सीमा नहीं है। इसका नाम सार्गसम नामक भूरे रंग के फ्री फ्लोटिंग सीवीड, समुद्री शैवाल से पड़ा है जो यहाँ पर तैरते रहते हैं, तैरते रहते हैं। इस सागर में एक प्रमुख बहुत ही अद्भुत सा शैवाल होता है जिसके कारण से इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा है। इसकी सतह पर बड़े पैमाने पर तैरती है। इसका क्षेत्रफल लगभग में 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। गहरे नीले रंग और असाधारण स्पष्टता, पानी के नीचे 60 मीटर तक की दृश्यता के लिए भी जाना जाता है। ये 60 मीटर तक यहाँ पर ऊपर से दिखती है, इतनी ज़्यादा क्लैरिटी होती है यहाँ पर। जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो शैवाल है ना तैरता हुआ, ये बहुत सारे जीव जंतुओं को आवास और भोजन प्रदान करता है। तो सारगेसो सागर के बारे में याद रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक के बारे में याद रखिएगा, अमेरिका के बारे में सारा कुछ मैंने डिटेल में पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफेंस कॉरिडोर मुंगेर में जो बनेगा उसके बारे में। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।